एरोप्लेन से आपने बम गिराते हुए तो सुना होगा, एरोप्लेन से आर्टिफिशियल बादल बनाते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने एरोप्लेन से कृषि करने का तरीका सुना है? जी हाँ, इसको बोलते हैं एरोप्लेन सीडिंग। इस एरोप्लेन सीडिंग की शुरुआत दशकों पुरानी है। 1930 में इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से की गई थी और 1970 से ये भारत में भी की जाती है। जी हाँ, भारत में भी एरोप्लेन से सीडिंग की जाती है। आइए जानते हैं ये पूरी प्रक्रिया। हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो, इसका नाम सुने हो, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, एरोप्लेन सीडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो दुर्गम होते हैं, जैसे कि जहां आग से प्रभावित क्षेत्र है या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है या जलवायु से प्रभावित क्षेत्र है या पहाड़ी एरिया है या ऐसा एरिया है जो बहुत दुर्गम है, जहां तक पहुंच नहीं सकते, वहां पर पानी की सप्लाई बहुत अच्छी नहीं है, या वो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एरिया है। ये सारे जो ऐसे एरिया हैं जहां पर बहुत नॉर्मल तरीके से हम कृषि नहीं कर सकते, तो उनको ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता, या कृषि नहीं तो कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता कि वहां कोई प्लांट ही ना लगाया जाए, एकदम निर्जन छोड़ दिया जाए। तो ऐसी जगहों में एफॉरेस्टेशन की शिकायत से बचने के लिए, यानी कि वहां पर जंगल ही ना हो, कोई प्राकृतिक सौंदर्य ही ना हो, मतलब पेड़ पौधे ना हो, जीव जंतु ना हो, इससे बचाने के लिए एरोप्लेन सीडिंग का आइडिया लाया गया। एरोप्लेन सीडिंग में क्या होता है, अब जैसे कि नाम से ही जानते हैं कि एरोप्लेन का यूज किया जाता है और एरोप्लेन से बीजों की वर्षा की जाती है, और वो बीजों की वर्षा उन एरिया में की जाती है जो कि दुर्गम हो, जो कि पहाड़ी क्षेत्र हो, जहां बाढ़ आई हो, जहां सूखा हो, या जो आग से प्रभावित हो, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। तो इन ऐसी जगहों पर जहां पर मानव इजिली पहुंच नहीं सकता, इजिली कृषि नहीं कर सकता, वहां एरोप्लेन से सीड गिराए जाते हैं, बीज गिराए जाते हैं, और फिर वहां पर उस एरिया में वो सीड जर्मिनेट होते हैं और नए पौधे और नए जंगल और नई फसल उग जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा है भाई, कि एरोप्लेन में एक बोरा सीड लादा और ले जाके वहां गिरा दिया, बस हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका एक पूरा प्रॉपर तरीका होता है। तो वो तरीका क्या होता है? देखिए, इसमें पूरी योजना बनाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। जैसे कि पहले आप ऐसे एरिया का चुनाव कीजिए जो जहां पर आपको एरोप्लेन से सीडिंग करने की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करना होता है। उसके बाद आपको बीज का चुनाव करना होता है। बीज आपके पास जो हो वो बहुत अच्छी गुणवत्ता के हो, क्योंकि आपको ऊपर से गिराने हैं। अगर अच्छी गुणवत्ता के नहीं होंगे तो पहली बात तो वो रास्ते में ही खराब हो जाएंगे, फिर नीचे गिरने के बाद वो हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए। तो बीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बीज कैसे कहां पर उगाने हैं ये तो आपको वहां के क्लाइमेट से और वहां की मिट्टी से पता चलेगा। इसका तीसरा स्टेप ये है कि आप वहां की जलवायु का, आप वहां की मिट्टी का, आप वहां के इन्वायरमेंट का पूरा अध्ययन करेंगे कि क्या वहां पर सर्वाइव करने के लायक है और कौन सी फसल हम इस एरिया में उगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ऐसे एक्सपर्ट्स को ढूंढा जाता है कि जो ये काम कर सकते हैं। भाई, आप एरोप्लेन किस स्पीड में चलानी है, किस स्पीड में आपको बीज गिराने हैं और कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, ये सारी जानकारी ये एक एक्सपर्ट को ही हो सकती है। तो इसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, प्रशिक्षित इंसान की जरूरत होती है। उसके अलावा ऐसे पायलट जो इस काम को अच्छे से चला सकें, क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, और दूसरा एक आदमी जो उस बीज को वहां पर गिराने का काम करेगा कि किस फ्लो में हमें गिराना है, किस तरह से हमें यहाँ पे बीज को ट्रांसप्लांट करना है। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो बीज होते हैं, मेन तो बीज ही है, बीज से ही पौधे होने हैं, तो उनका एक प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बोरे में बीज भरा और लेके चढ़ गए एरोप्लेन पे और वहां से बस जहां एरिया आया बस सर गया तो चले गए, ऐसा नहीं है। उन बीजों को पहली बात तो मैंने बताया कि उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद भी उनको जो है इस तरीके से तैयार किया जाता है, एरोप्लेन सीडिंग के लिए उनको तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? उन बीजों के ऊपर कोटिंग की जाती है, पैलेट्स की, क्ले पैलेट्स की कोटिंग की जाती है। उसमें लिग्निन मिलाया जाता है जो कि एक प्राकृतिक पॉलीमर है। उसमें ऐसा सिंथेटिक गोंद मिलाया, प्राकृतिक गोंद मिलाया जाता है, जो कि जब ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे क्ले पैलेट हो गया, लिग्निन हो गया, पॉलीमर, ये सब उस बीज को जब आप एरोप्लेन से नीचे गिराते हैं तो बहुत तेज हवा के कांटेक्ट में वो आता है, बहुत तेज एयर प्रेशर से वो नीचे आता है, तो वो उसे उस एयर प्रेशर से और हवा से जमीन में आने तक उसे सुरक्षित रखे। इन सब चीजों के लिए जरूरी होता है, और उसकी अंकुरण क्षमता को भी बढ़ाए। ठीक है, इसके अलावा उस जो क्ले पैलेट यानी बीज के ऊपर जो आवरण होता है उसमें पेस्टिसाइड और फंजीसाइड भी मिलाया जाता है, जिससे कि वो इंसेक्टिसाइड भी मिलाया जाता है, जिससे वो इंसेक्ट से भी सुरक्षित रहे और फंगस से भी सुरक्षित रहे, मतलब हर तरह से वो सुरक्षित रहे, उसमें कोई रोग वोग ना लगे। और उसके बाद उसकी अंकुरण क्षमता बढ़ जाए, इसके लिए भी उसमें हम मिलाते हैं, स्टार्च मिलाते हैं, ये सारी चीजें मिलाते हैं ताकि उसकी अंकुरण क्षमता बहुत अच्छी रहे। ठीक है भाई, वो इतनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, अगर हम डायरेक्ट बीज फेंक देंगे तो वो तो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, फट जाएगा, एयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। तो इन सारी चीजों से उसको सुरक्षा दी जाए और उसकी अंकुरण क्षमता भी ना खत्म हो केमिकल्स के यूज की वजह से, इसलिए प्राकृतिक गोंद को, प्राकृतिक स्टार्च को, प्राकृतिक पॉलीमर को हम यूज करते हैं, और ताकि उसकी अंकुरण क्षमता और इंक्रीज हो और अच्छी हो जाए। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे यार भारत में ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कहाँ होता है, हमने तो कहीं नहीं देखा, हमने नहीं कहीं पढ़ा, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। देखिए हमारे यहाँ ये कहाँ होता है, ये यूपी में होता है, ये एमपी में होता है, ये हरियाणा में होता है, ये पंजाब में होता है, और हमारे उत्तराखंड में होता है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, और जितने नीचे के एरिया है, साउथ राज्य है, वहां पर होता है। अब आप सोच रहे होगी कि ये सीडलिंग से कौन सी फसल हो जाती है, तो ये बहुत सारी फसलें, जितनी भी फसलें हमारी हैं, जैसे कि धान है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, या औषधीय पौधे हैं, अश्वगंधा है, तुलसी है, पुदीना है, धनिया है, और बड़े बड़े पेड़ जैसे सागवान, तेज पत्ता, यूकेलिप्टस, ये सब, इन सब की सीडलिंग हम कर सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए कि हमारे सीड्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और हमारी उसके बाद उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि भाई हम वहां पे गिरा दिए, उसमें ग्लू होता है जिससे वो जमीन पे चिपक जाते हैं सीड्स, उसके बाद वो वहां पर जर्मिनेट करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उनकी खाद पानी का और उनकी गुड़ाई का, तो ये सब जर्मिनेट कर जाते हैं। तो एरोप्लेन सीडिंग से हर तरह के बीज, हर तरह की फसल उगाई जा सकती है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि मैंने बताया कि इस कहाँ पर इसको किया जाता है, ऐसे एरिया जो दुर्गम होते हैं, जहां पर इंसान बहुत आसानी से पहुंच नहीं सकते, जो बाढ़ से प्रभावित हों, जो मानसून से प्रभावित हों, जो क्लाइमेट से प्रभावित हों, ऐसे एरिया में हम ये एरोप्लेन से सीडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसे हमें फायदा क्या होता है, इससे हमें फायदा ये होता है कि जो ऐसे एरिया होते हैं, अगर हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, भाई खुला छोड़ दिया, ठीक है, वहां पहुंच नहीं सकते, वहां कृषि नहीं कर सकते, तो क्या होगा, धीरे धीरे जमीन का कटाव हो जाएगा, बारिश होगी तो जमीन बह जाएगी, वहां पर धीरे धीरे अगर फॉरेस्ट खत्म हो गए तो वहां के वन्य जीव भी खत्म हो जाएंगे, वहां की वनस्पति खत्म हो जाएगी, तो सब कुछ एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो अगर एक चीज खराब होती है तो दूसरी चीज भी अपने आप खत्म होती चली जाती है, और फिर धीरे धीरे उसका असर हमारे ऊपर भी आने लगता है। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो ऐसे एरिया है जो निर्जन है, जहां हम पहुंच नहीं सकते, दुर्गम है, वहां पर भी हम कृषि कर सके, वहां उस एरिया को एफॉरेस्टेशन से बचा सकें, यानी कि वहां जंगल का खत्म होने से बचा सके। अगर हम वहां प्राकृतिक सौंदर्य बना सकेंगे, जंगल बना सकेंगे, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि वन्य जीव जंतु अपने आप संरक्षित हो जाएंगे, वो रहने के लिए उनको प्लेस मिलेगा, खाने के लिए भोजन मिलेगा, तो अपने आप वो वहां पर उनका संरक्षण हो जाएगा, वन्य जीव का संरक्षण हो जाएगा, प्रकृति का संरक्षण हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा, भूमि का कटाव रुक जाएगा। फिर भूमि का कटाव रुकेगा तो जल का जो सर्किल है वो सही से चलेगा, जल का सर्किल सही से चलेगा तो वर्षा अच्छे से होगी, वर्षा अच्छे से होगी तो प्राकृतिक जितना भी इन्वायरमेंट है वो स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, और जो प्रदूषण है उसको भी कम किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है, एक चीज को हमने संभाला तो सब अपने आप संभलती चली जाती है, और एक चीज अगर बिगड़ती है तो सब अपने आप बिगड़ती चली जाती है। तो इसलिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ी, ठीक है, कि जहां हम कर सकते हैं कृषि वहां तो बहुत अच्छी बात है कि हम आराम से कर लेंगे, ठीक है, हम किसान हैं अपना करते रहते हैं। लेकिन वो एरिया जो बेचारे मतलब किसी तरीके से छूट गए हैं या कुछ आपदा के शिकार हैं, या वहां पर जाना बहुत मुश्किल है, तो वो छूट जाते हैं, फिर धीरे धीरे वहां पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसे एरिया को भी हम बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं। उसके लिए ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है एरोप्लेन से सीडिंग करने की। तो अच्छा, इस एरोप्लेन सीडिंग में, क्योंकि ये बहुत खर्चीली प्रोसेस है, जैसा कि आप जान ही रहे हो कि इसमें एरोप्लेन इन्वॉल्व होता है, इसमें बहुत अच्छी बीज गुणवत्ता वाले इन्वॉल्व होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सपर्ट्स लोग इससे करते हैं तो थोड़ा तो खर्चीली होता होगा। तो इसको कौन अफोर्ड कर पाएगा, नॉर्मल किसान तो इसको अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भी बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं, जैसे ये जो है एफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए जो हमारे पास परियोजनाएं चलती हैं, जैसे नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, या जलवायु प्रबंधन योजना या कृषि प्रबंधन परियोजनाएं चल रही हैं, और आपदा प्रबंधन परियोजनाएं चल रही हैं, ये सब जो है, और भारत सरकार भी, कृषि विभाग भी इसको कंडक्ट कराता है, और एनजीओज भी इसको कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि इसका हमारे इन्वायरमेंट पे सीधा सीधा असर होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल किसान ऐसा नहीं करते हैं कि नॉर्मल कोई बहुत रईस किसान है भैया वो एरोप्लेन से सीडिंग, नहीं, नॉर्मल किसान ऐसा नहीं करते हैं। ये हमारा करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है एनजीओज के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ओके। तो आपने देखा कि एरोप्लेन से सिर्फ बम ही नहीं बरसाए जाते, एरोप्लेन से जीवन भी बरसाया जाता है। तो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।